हेलो फ्रेंड्स, साइंस बेस्ट क्लासेस बाय ए के तिवारी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जैव विकास प्रकरण पर आपको पढ़ाऊंगा। जैव विकास क्या है? जैव विकास जैव का अर्थ होता है जीव में। विकास का मतलब तो आप जानते ही हैं। विकास का मतलब उसका उद्भव, आगे की ओर बढ़ना, अग्रसर होना या उसमें नए लक्षणों का विकास होना, जैव विकास कहलाता है। जैव विकास में सबसे बड़ा सहयोग डार्विन का रहा है, लैमार्क का रहा है, और लैमार्क ने इसके विषय में बहुत ही अधिक स्पष्टता की। लैमार्कवाद शुरू में कुछ गलत रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ संशोधन परिवर्तन किए और नए नए सिद्धांतों को दिया उन्होंने। तो लैमार्कवाद क्या था? जैव विकास के लिए लैमार्कवाद क्या था? लैमार्कवाद ने यह बताया कि अगर हम किसी भी अंग का विशेष प्रयोग करते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसा समय आता है कि जब वह अंग विकसित होकर नए अंगों के रूप में या एक नया रूप ले लेता है, जिससे एक नई जात की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा लैमार्क ने बताया। लैमार्क ने, जिनको हम जीन बेस्टिड डी लैमार्क कहते हैं, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक मतलब वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और उन्होंने फिलॉसफी जूलॉजिक, जो उनकी बुक है, उस बुक में इसका उन्होंने अध्ययन कराया और जिक्र किया कि ये है क्या। लैमार्कवाद में इन्होंने सबसे पहले मरुस्थलीय क्षेत्र में रेगिस्तान से पाए जाने वाले जिराफ का उदाहरण लिया। लैमार्क ने बताया कि जब जिराफ जिस हरे प्रदेश में पाए जाते थे, जब उनकी निचली सतह की हरियाली खत्म हो गई, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी कारणवश नीचे की तली मरुस्थलीय हो गई। अब जो बड़े पौधे थे, उनकी ऊंचाई अधिक होने के कारण उनकी पत्तियों को खाने के लिए इन जानवर यानी कि जिराफ को अपनी गर्दन को उठा के उसी प्रकार खाना पड़ता है जैसे आपने निश्चित रूप से देखा होगा कि कोई बकरी जब पेड़ की पत्ती को खाती है तो वह अपने अगले पैरों को उठा लेती है और अपने गर्दन को ऊपर की ओर करके खाती है। ऐसा करते रहने से धीरे धीरे उसके गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे होते गए, और एक ऐसा समय आया जब निश्चित रूप से एक नई जात का उद्भव हुआ। ऐसा लैमार्क ने कहा। लेकिन लैमार्कवाद ये अधिक समय तक नहीं चला। क्यों? क्योंकि इसमें कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं था और इसके कोई अच्छे प्रमाण नहीं थे। इस पर स्विमिनर ने भी प्रयोग किया, पैलिवे ने भी प्रयोग किया। इन्होंने प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट किया कि किसी अंग का प्रयोग अनुप्रयोग होना इसके लिए उत्तरदायी नहीं है जिससे उसकी नई पीढ़ियां बने। जैसे उन्होंने कहा कि लैमार्कवाद को उन्होंने गलत बताया। उन्होंने ये उदाहरण दिया कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में बालिकाओं के नाक कान छेदे जाने की प्रथा है, लेकिन अगर हम देखें तो कोई भी हमारे भारत में ऐसी जात या ऐसी स्त्री या बालिका पैदा नहीं हुई है जिसमें हम ये निश्चित रूप से पाएं कि उसका नाक और कान का छेदन किया हुआ पहले से। लैमार्कवाद के अनुसार ही होना चाहिए। फिर इसके बाद स्विमिनर ने क्या किया? उन्होंने 40 पीढ़ियों तक चूहों की एक पीढ़ी को 40 पीढ़ियों तक अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया? प्रत्येक पीढ़ी में जैसे ही चूहा जन्म लेता उसकी पूंछ को काट देते और उसके बाद उसको छोड़ देते। फिर अगली पीढ़ी होती तो उसमें फिर पूंछ काट देते। ऐसे करते 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 उन्होंने 40 पीढ़ियों तक अध्ययन किया, और 41वीं पीढ़ी में उन्होंने ये पाया कि जो पहली पीढ़ी थी, 40 पीढ़ी के पहले वाली जो पीढ़ी थी, उस पीढ़ी में और आज की पीढ़ी में कदाचित पूंछ में रचित मात्र का अंतर नहीं था। अर्थात
कि अंगों का प्रयोग होना ये कोई इसका कारक नहीं है। फिर इसके बाद इसी में अन्य वैज्ञानिकों ने भी तथ्य दिया। चीन में बालिकाओं को जूता पहनाने की प्रथा है, उनको लोहे के जूते पहनाए जाते हैं जिससे उनके पैर का आकार बहुत बड़ा ना हो, लेकिन फिर भी उसका प्रयोग सदैव होता रहता है। या हम बात करें एक लोहार की या पहलवान की, आप देखे होंगे लोहार, पहलवान या फाइटर के मसल्स बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, अच्छा खासा पर्सनालिटी होती है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि पहलवान की संतान पहलवान नहीं होती है। इन सभी तथ्यों के साथ लैमार्कवाद को गलत बताया गया है। डार्विन ने इसका पूरा का पूरा विरोध किया और उन्होंने इसे सुधार करके अपने शब्दों में बताया। डार्विन ने क्या बताया? डार्विनवाद के अनुसार जब जिराफ की छोटी प्रजातियां थी, छोटे कद की प्रजातियां थी, तो उस समय बड़े कद की भी प्रजातियां कुछ उपस्थित थी। उनमें अपने जैसे हम भोजन के लिए संघर्ष करते हैं, या आपने देखा होगा कहीं बंदरों का क्षेत्र होता है तो दूसरे क्षेत्र के बंदर जब उस क्षेत्र में आ जाते हैं तो उसके लिए उनमें जातीय स्पर्धा पाई जाती है। या आपने बंदरों के अलावा कुत्तों को देखा होगा, एक गांव का कुत्ता दूसरे गांव में जैसे पहुंचता है तैसे उनके में कटौवल हो जाती, काटना शुरू कर देते हैं, निश्चित रूप से ऐसा आपने देखा होगा। तो ये सभी जातीय संघर्ष, जातीय प्रतिस्पर्धा उस समय भी मौजूद थी। और जब जिराफ की बड़ी प्रजातियां थी और छोटी प्रजातियां थी, तो चूंकि छोटी प्रजातियों ने अपने जीवन के लिए संघर्ष नहीं किया, इस कारण उनकी प्रजातियां नष्ट हो गई, छोटी प्रजातियां नष्ट हो गई और विलुप्त हो गई। और जो बड़ी जात के बड़ी गर्दन वाले जिराफ थे, उन्होंने अपने जीवन के लिए संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक जीवन में संघर्ष होने के कारण एक नई जात का निर्माण हुआ, जिसके अनुसार अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग तो उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब कोई प्रयोग या कोई हमारा अंग अगर जेनेटिक रूप से प्रभावित होता है, अर्थात जो प्रभाव हमारे जीन को परिवर्तित कर देता है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अंगों के प्रयोग अनुप्रयोग से ऐसा कुछ नहीं होता है। आशा है कि आपको बिल्कुल स्पष्टीकरण में समझ में आया होगा। ये लैमार्कवाद, डार्विनवाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अगर कुछ भी समझने में दिक्कत हुई हो तो हम यही कहेंगे कि आप उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर ना समझ में आया हो तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें, ताकि हम उसको आपको निश्चित रूप से समझा सकें। अब आपको एक चीज और बता देते हैं कि उनका निष्कर्ष क्या निकला है। डार्विन ने क्या बताया? डार्विन ने बताया कि कोई भी जात, उसमें अपने जीवन में जनन की प्रचुर क्षमता पाई जाती है, अर्थात जनन के द्वारा वो अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जिसके तहत उनमें जीवन में संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष के साथ साथ वातावरणीय संघर्ष, और उसके बाद विभिन्नताओं का होना, योग्यतम की उत्तरजीविता का होना, और सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक चयन। वो प्रत्येक जीव अपने परिवेश के लिए प्रकृति का चयन करता है, जिसके अगर वो परिवर्तन उसकी जेनेटिक्स अर्थात जीन को परिवर्तित करता है तो निश्चित रूप से वो अगली पीढ़ी में अवश्य दृश्य रूप होता है, और यह परिवर्तन एक नई जात का निर्माण करता है या इससे एक नई जात बनती है। इन दोनों ही अध्ययनों के परिणाम स्वरूप इनमें भी कुछ कमियां रहीं, जिसकी निश्चित रूप से आलोचना हुई, और आलोचना के बाद इन्होंने अपने सिद्धांत को सुधारा और नव लैमार्कवाद और नव डार्विनवाद के नाम से ये प्रचलित हुआ, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो लक्षण जेनेटिक्स होते हैं, अर्थात जो लक्षण जीन्स को परिवर्तित कर देते हैं, वही लक्षण आगे चल करके एक नई जात को उत्पन्न करते हैं, ना कि अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग होना। ठीक है फ्रेंड्स, हमको लगता है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएगा। अगर आपको समझने में दिक्कत है या स्पष्टीकरण में आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट अवश्य करें, ताकि हम उस वीडियो को आपको अच्छे ढंग से समझा सकें।